अपना खत्म हो गया, ठीक है। ऑसिलेशन, हाँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसकी भी रिवीजन अच्छे से कर लेना जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये ठीक है, इसमें थ्योरी ज्यादा है। आगे आज जो भी क्लास होगी उसमें मोस्टली थ्योरी होगी आपके, ठीक है। वेव क्या होती है, ठीक है भैया। तो वेव क्या होता है, एनर्जी का फैलना, एनर्जी का, लाइट एनर्जी फैल रही है उसे भी वेव कहेंगे, साउंड एनर्जी फैल रही है उसे ही वेव कह रहे हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, क्या भैया, एक तरह की एनर्जी होती है, ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, मीडियम में आगे बढ़ती है ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। वेव मोशन जो होती है वो एक तरह की एनर्जी होती है जिसका फैलाव बिल्कुल एनर्जी जिस तरीके से ऑसिलेशन होता है उसी तरीके से होता है। पार्टिकल लगातार ऑसिलेट करता रहेगा, देखो यहाँ पे है, ये ऑसिलेट कर रहा है, इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर की थोड़ी बहुत, फिर ये पार्टिकल के पास एनर्जी आ गई, ये ऑसिलेट करना हुआ, इसके ऑसिलेशन की वजह से ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये एनर्जी क्या होगी, आगे बढ़ती रहेगी। और आगे बढ़ने का रीजन क्या है कि पार्टिकल का ऑसिलेशन। अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, आपको पता भी है कई सारे ऐसे मीडियम होते हैं जहां पर आप जोर से प्रहार भी करते हो लेकिन वहां पर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होती, मतलब वेव आगे बढ़ती नहीं है। जमीन पे लात मारो, जमीन पे लात मार, रेत पे लात मारो तो आप देखोगे वहां पर आपकी वेव आगे नहीं जाएगी, वाइब्रेशन नहीं होगी। लेकिन वही स्टील की चद्दर है, को इस पे लात मारो, क्योंकि स्टील की चद्दर वाइब्रेट कर सकती है तो इसलिए उसके अंदर वेव मोशन बनती है। जमीन या रेत वाइब्रेट नहीं करती, इसलिए वहां पर वेव मोशन नहीं बनती। यानी वेव मोशन क्या है, एनर्जी का फैलाव, किसके थ्रू, पार्टिकल के ऑसिलेशन के थ्रू, पार्टिकल के ऑसिलेशन के थ्रू, यही लिखा हुआ है, ठीक है। वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, ट्रेवल थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम अबाउट इट्स mean position. Disturbance is being handed over from one particle to another particle. ये वाइब्रेट करेगा, इसने डिस्टर्बेंस को यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया, ये एनर्जी यहाँ पहुंच गई, ये वाइब्रेट करने लगा, इसके ऑसिलेशन की वजह से ये लगातार क्या होगा भैया, आपका आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, वेव मोशन कहते हैं, समझ गए। अब यहां पर लिखा हुआ है नोट में, इन अ वेव बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट देयर इज नो मोशन ऑफ मैटर, ठीक है, होल थ्रू द मीडियम। क्या कह रहा है, सुन लीजिए, कह रहा है वेव मोशन के अंदर केवल इंफॉर्मेशन और एनर्जी ही आगे बढ़ती है, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता। पार्टिकल अपनी जगह पर क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। वेव मोशन में केवल क्या बढ़ेगी, एनर्जी और इंफॉर्मेशन। जो उस कई बार आपको देखा होगा ना, ऐसे 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 करके इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो उसमें ऐसा दीवार पे ऐसे खटखट करते हैं तो पल्ली साइड में जो आदमी कान लगा के खड़ा होता है उसको सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है। ये जनरली नेवी वगैरह लोगों को, नेवी जो नेवी में होते हैं ना उनको पता सिखाया जाता है इस भाषा को, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन वेव के थ्रू क्या हो रही है, पहुंच रही है, एनर्जी पहुंच रही है और उसके थ्रू। लेकिन जो पार्टिकल जहां पर आप वो उस पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जिस पार्टिकल को, वो वहीं पर है, पार्टिकल नहीं आगे बढ़ रहा, केवल क्या बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन और एनर्जी, ठीक है भैया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है भैया, इफ वी ड्रॉप अ पेबल, पेबल मतलब एक पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, इन द पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर, एक पानी के तालाब में ऐसे छोड़ दे, ठीक है। तो आपको दिखोगे जहां पे टुकड़ा गिरेगा वहां पर क्या होगी, ये देखो, ये एक्चुअली में जो डार्क वाला ना ये ऊपर उठा हुआ है और जो ये डॉटेड वाला है वो नीचे उठा हुआ है, ठीक है। डार्क वाला ऊपर, इस तरीके से इसे कहते हैं भैया, इसे कहते हैं क्रस्ट और इसे क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है भैया। तो जब आप पत्थर मार दोगे यहां पर, कोई चीज छोड़ दोगे तो यहां से जो एनर्जी बनेगी वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। क्रस्ट और यहां पर जो दिखाया गया टॉप व्यू से, टॉप व्यू से, तो यहां पर जो डार्क लाइन है वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो डॉट लाइन है वो ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है, समझ गया। तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत हो सकता है थ्योरी आपको प्रॉब्लम करे, लेकिन एक बार और बता दे रहा हूं मैं। वेव मोशन क्या होती है, वेव मोशन वो मोशन होती है जिसमें एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में बढ़ती है, क्योंकि पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है, जैसे ऑसिलेट करेगा वो आगे एनर्जी को लगातार क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट, आगे बढ़ाता रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वेव मोशन में केवल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है और एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहता है, उसके अंदर कोई ट्रांसफर नहीं होता। फिर मैंने बताया भैया
इसका एक एग्जांपल है कि जब आप पत्थर को पानी में छोड़ दोगे तो वहां पर क्या होगी, उसकी एनर्जी की वजह से वहां पर वेव मोशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका, और जो आपको सॉलिड लाइन से दिखाया गया वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी इंटरनल पार्ट को, और जो नीचे वाली लाइन है यानी ट्रफ को जो रिप्रेजेंट करता है वो आपको डॉटेड लाइन से दिखाया गया। ठीक है, ये टॉप व्यू है आपका। आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना वेव मोशन देखिए भैया, मैंने आपको बताया वेव मोशन कब होती है, जब पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेशन करते हुए अपनी एनर्जी को क्या करता है, आगे वाले पार्टिकल की तरफ क्या करता है, ट्रांसफर करता रहता है। ऑसिलेशन के लिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला पेज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया, इन अ वेव मोशन डिस्टर्बेंस ट्रेवल द मीडियम ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, द मीडियम, ठीक है, मीडियम अबाउट देयर, वो पार्टिकल कहां ऑसिलेट करता है, मीन पोजीशन के अबाउट। तो वेव जो मोशन होती है किस वजह से आती है, पार्टिकल के लगातार ऑसिलेशन की वजह से, पार्टिकल के लगातार, वही लिखा हुआ है, इन अ वेव मोशन द डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब यहाँ पे ये लगातार क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, एनर्जी को आगे ऐसा बढ़ाता रहेगा, जिसके पास एनर्जी गई वो ऑसिलेट का। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब ये इतना ऑसिलेट करेगा तो ये इससे थोड़ा कम करेगा, ये इससे थोड़ा कम करेगा, तो मतलब आपको पता है धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसी, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इसमें किसी प्रकार के पार्टिकल का ट्रांसफर, केवल किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी और इंफॉर्मेशन का। ठीक है, यहां पर कह रहा है भैया जो आगे का पार्टिकल है, फोन दे दे, फोन दे, अपने पास रख ले, अपने पास रख ले, इसको मत दियो, क्लास के बाद दियो। ठीक है, कह रहा है भैया, कह रहा है कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो अच्छा बताओ, मेरी आवाज की कुछ रफ्तार होगी, रफ्तार होगी मतलब किसी पॉइंट पर जाने पर कुछ टाइम लगेगा। सबसे पहले मेरी आवाज किसको सुनाई दी होगी, जो सबसे आगे होगा, उसके बाद पीछे वाले, उसके बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या होता है, जब वेव चलती है तो पीछे वाले पार्टिकल को एनर्जी थोड़ी देर बाद मिलती है, मतलब उसका ऑसिलेशन थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है, वही लिखा हुआ है, ईच पार्टिकल रिसीव डिस्टर्बेंस अ लिटिल लेटर देन इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। आगे वाले पार्टिकल के मुकाबले पीछे वाला पार्टिकल थोड़ी देर बाद एनर्जी को प्राप्त कर पाता है, किसमें, वेव मोशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा वाला, लिखा हुआ है, हाँ देखिए यहां पर मैंने लिखवा रखा बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कि वेव आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से नहीं आती। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने यहां पे एनर्जी दी, तो यहां की एनर्जी से जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा वो अपनी मीन पर ही ऑसिलेट करेगा, इसकी वेलोसिटी कहां रहेगी, इसके मीन पर ही रहेगी। ठीक है, समझ गया, पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से वेव आप तक नहीं पहुंच पाती है। वेव किस वजह से पहुंच पाती है, क्योंकि जब ये ऑसिलेट करता है तो ये अपने आगे वाले को एनर्जी ऐसे देता रहता है। ठीक है, जब एनर्जी देने का जो रेट होता है पर सेकंड, जितनी एनर्जी आगे बढ़ती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव वेलोसिटी। क्या कहते हैं सर, उसी की वजह से कोई भी एनर्जी आप तक पहुंच पाती है। तो ये ध्यान रखना, वेव अगर आप तक पहुंची है, कोई भी वेव, तो वो पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से नहीं, वेव की वेलोसिटी की वजह से पहुंची है। पार्टिकल तो अपनी जगह पर क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ऊपर जाएगा मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, वो वहीं पे रहेगा, लेकिन उसके ऑसिलेशन की वजह से लगातार एनर्जी क्या होती है, आगे बढ़ती रहती है। जब भी आपको आवाज सुनाई देगी तो ध्यान रखना पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से नहीं, वेव की वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ या डिस्टेंस कवर बाय एनर्जी इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर बाय एनर्जी इन पर यूनिट टाइम, इसे कहते हैं भैया वेव वेलोसिटी। यहां लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखाई है कि वेव आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से नहीं आती है, वेव वेलोसिटी की वजह से पहुंचती है। ठीक है, और ये ये दोनों डिफरेंट होती है, ये दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है भैया। पार्टिकल चलता है ऐसे, हाँ जैसे वेव चलती है ऐसे, है ना, इस तरीके से एक्स के अलॉन्ग, लेकिन पार्टिकल ऑसिलेट करता है वाई के अलॉन्ग, यानी दोनों एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं, जिसमें पार्टिकल वेव कैसे आ रही है, एक्स के अलॉन्ग, है ना, और पार्टिकल कहां चल रहा है, वाई के अलॉन्ग। तो जहां पर वेव एक्स के अलॉन्ग जाए
और पार्टिकल वाई के अलॉन्ग ऑसिलेट करे, यानी दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इस तरह की वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसवर्स। ये ध्यान रखना भैया, बच्चे भूल जाते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी एक दूसरे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, खैर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वेव आप तक आएगी किस वजह से? वेव की वेलोसिटी की वजह से, पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से नहीं आती। और एक बात और ध्यान रखना कि जो वेव की वेलोसिटी से साउंड की स्पीड होती है, कितनी होती है? 335 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? ये वेव की वेलोसिटी। लेकिन जिन पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से वो आ रही है, उनकी वेलोसिटी कुछ और होती है, और उनकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है। कैसे वेरिएबल होती है भी सुन लीजिए। आपको पता भी है, मान लीजिए मैं स्टील के अंदर साउंड की रफ्तार की बात करूं तो 2000 मीटर कुछ सेकंड आता है, 2000 मीटर कुछ पर सेकंड के हिसाब से आता है, ये वेव वेलोसिटी होगी। लेकिन और ये वेलोसिटी क्या होती है? वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। किसी मीडियम में वेव की वेलोसिटी होगी, जैसे साउंड की रफ्तार किसी भी मीडियम में क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वैसे वेव की वेलोसिटी भी क्या होती है? किसी मीडियम में कांस्टेंट। लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? पता कैसे? जैसे वो मीन से कहा जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। एक्सट्रीम पर क्या होगी? जीरो हो जाएगी। और जब वो एक्सट्रीम से मीन पर आएगा तो बढ़ जाएगी। तो यानी पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल होती है, लेकिन वेव की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। आवाज आप तक किस वजह से पहुंच पा रही है? वेव वेलोसिटी की वजह से, ना कि पार्टिकल की वेलोसिटी। और किसी गिवन मीडियम में वेव की वेलोसिटी क्या होती है? फिक्स होती है। लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल होती है। आपको पता है ना, मीन से एक्सट्रीम पर जाने पर वेलोसिटी कम होती है पार्टिकल की, और एक्सट्रीम से मीन पर आने पर वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है पार्टिकल की। लेकिन वेव की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? एक ही रहेगी। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव के केस में, ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है? जिसमें पार्टिकल और वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हुए यहां पे लिखा हुआ है मैंने, वेव की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट एट अ गिवन, इन अ गिवन मीडियम। गिवन मीडियम में वेव की वेलोसिटी क्या होगी? फिक्स रहेगी। लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल। एट अ इन अ गिवन मीडियम होना चाहिए, एट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन अ गिवन मीडियम। मीन से एक्सट्रीम पर जाने पर वेव की पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सट्रीम से मीन पर आने पर इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है हर बार, लेकिन वेव की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी किसी मीडियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, देखिए जब भी मैकेनिकल वेव की बात करूंगा तो ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। हमारी साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल है। हवा रहेगी तभी तक ये चलेगी। हवा जैसे ही हटा दोगे मैं चिल्लाता रहूंगा, आपको बस मेरी लिपसिंग सुनाई देगी और दिखाई देगी, लिपसिंग दिखाई देगी। ठीक है, और कुछ नहीं, साउंड आप तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी ये कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ठीक है, तो लिखा फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड मीडियम, द मीडियम मस्ट बी पोसेस, कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए मीडियम के पास। आपको पता, रेत में लात मारोगे, रेत भी एक मीडियम है, लेकिन वहां पर वेव नहीं चलती। स्टील पर ऐसे घंटा ठोक दोगे भाई, बहुत दूर तक आवाज जाती है। दोनों मीडियम में डिफरेंस है। तो मीडियम के पास अगर वेव मोशन हो रही है तो कुछ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, और मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मीडियम के पास क्या होना चाहिए? इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया से क्या होगा? अगर मीडियम के पास इनर्शिया है तो उससे क्या होगा? इनर्शिया का मतलब क्या होता है? बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखती है, मोशन में। कौन सी बॉडी मेंटेन कर पाती है? कौन सी बॉडी मेंटेन कर सकती है? किस बॉडी के पास इनर्शिया हो सकता है? जिसके पास मास होता है। क्या होता है? तो बॉडी के पास क्या होना चाहिए? जिसके अंदर वेव मोशन हो रही है, उस मीडियम में जो पार्टिकल है उनके पास क्या होना चाहिए? इनर्शिया होना चाहिए। उससे क्या होगा? इनर्शिया रहेगा तभी बॉडी जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है तो वहां पे रुकेगी नहीं। उस इनर्शिया की वजह से मीन पर मीन पे नहीं रुकेगी, वो कहां चलेगी? एक्सट्रीम। देखो भैया, ये मीन पोजीशन है। पार्टिकल एनर्जी देने की वजह से कहां चला गया? ऊपर। कहां पर चला गया? अब ये आएगा किसकी वजह से नीचे? नीचे वो किसकी वजह से आता है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब इलास्टिसिटी। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब जब वो नीचे आएगा तो यहां पर इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और साथ साथ में इसके पास क्या रहेगा? इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन।
और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये रुकेगा नहीं, उस इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, फिर एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा। फिर इसको वापसी कौन खींचेगा, रीस्टोरिंग फोर्स यानी मीडियम की इलास्टिसिटी। तो पहला क्या होना चाहिए भैया, उस पार्टिकल के पास, मीडियम के पास क्या होना चाहिए, इनर्शिया, सो दैट द पार्टिकल ओवरशूट द मीन पोजीशन एंड, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, ठीक है, मूव टूवर्ड्स होना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, मूव टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। इनर्शिया की वजह से ही पार्टिकल क्या करता है, मीन पर नहीं रुकता, मतलब उसको ओवरशूट कर जाता है और कहां पहुंच जाता है, किसकी तरफ चलता है, एक्सट्रीम। इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया नहीं होता तो ना तो मीन पर आते आते काइनेटिक आ पाती, ना उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होता, तो वहीं पर रुक जाता, वेव मोशन पॉसिबल नहीं थी। दूसरा इलास्टिसिटी, आपको बताया मैंने, मीडियम के पास क्या होना चाहिए भैया, इलास्टिसिटी। क्या होगा इलास्टिसिटी, देखिए जो मीडियम इलास्टिक होता है, स्प्रिंग इलास्टिक होती है, होती है, स्प्रिंग इलास्टिक होती है, होती है, तबले की खिंची हुई मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, होती है, गिटार में लगी स्ट्रिंग, टाइट स्ट्रिंग क्या होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक वो बॉडी होती है जो अपनी शेप को रीगेन कर ले एनर्जी देने के बावजूद भी, ठीक है। तो आपको पता है जब मैं ऐसी बॉडी के ऊपर एनर्जी दूंगा, ठीक है, उसे पीटूंगा, तो क्या होगा, वहां का मीडियम क्या करेगा, इलास्टिक होने की वजह से ऑसिलेट करेगा। क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है भैया कि वहीं पर रीस्टोरिंग फोर्स आता है, इलास्टिक मीडियम ही क्या लगाता है, रीस्टोरिंग फोर्स, वरना पार्टिकल को एनर्जी देने पर कहां पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम पर, तो वो कभी मीन पर नहीं आ पाएगा, ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उसको मीन पर आना जरूरी है। और मीन पर आने के लिए कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, रीस्टोरिंग फोर्स यानी इलास्टिसिटी की, ठीक है। तो मीडियम शुड बी इलास्टिक सो दैट इट रिस्टोर द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, मीडियम शुड बी, ठीक है, इलास्टिक सो दैट, ठीक है, वही लिखा हुआ, पार्टिकल एक्सट्रीम से क्या आता है भैया, मीन की तरफ, सो दैट इट रिस्टोर दी, सो दैट इट रिस्टोर द पार्टिकल टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, ताकि उस पार्टिकल को क्या करे भैया, मीन पोजीशन पर रिस्टोर कर सके। समझ गए, आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए भैया, मिनिमम फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, परसों मैंने बताया था ऑसिलेशन कब देर तक हो, सुन लीजिए, कल की क्लास में मैंने बताया था कि ऑसिलेशन कब देर तक होती है, जब डिसिपेटिव फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, डिसिपेटिव फोर्स ऐसे फोर्सेस होते हैं जो ऑसिलेशन को लगातार क्या करते हैं, कम करते हैं और खत्म कर देते हैं। अगर ऐसे फोर्सेस को हटा दो तो ऑसिलेशन बहुत देर तक होगी, तो वेव पे क्या फर्क पड़ेगा, अब जितनी देर तक ऑसिलेशन होगी उतनी देर तक क्या होगी, वेव चलती रहेगी, उतनी दूर तक वेव क्या होगी, चलती रहेगी। यानी जिस मीडियम, अब देखो जैसे मान लीजिए कई सारे मीडियम में अगर आप ठोकते हो तो वेव काफी दूर तक जाती है, लेकिन कई मीडियम ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। रीजन क्या है, जहां पर बहुत दूर तक जा रही है उस मीडियम में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसके ऑसिलेशन में वो मीडियम कम फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, कम डिसिपेटिव फोर्स लगा रहा है, इसलिए उसका ऑसिलेशन बहुत देर तक होता रहता है और वेव लगातार क्या होती है, जब तक पार्टिकल का ऑसिलेशन होता रहेगा वेव क्या होगी, आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन कई ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें पार्टिकल के ऑसिलेशन पे क्या होता है भैया, वो मीडियम क्या करता है, रेजिस्ट करता है, और जब मीडियम रेजिस्ट करेगा पार्टिकल के ऑसिलेशन को तो वेव उस मीडियम में ज्यादा दूर नहीं चल पाएगी, जल्दी से क्या होगी, डैम्ड हो जाएगी। समझ गए, तो वेव बनने के लिए पार्टिकल के पास मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, मतलब मिनिमम डिसिपेटिव फोर्स हो, ताकि पार्टिकल बहुत देर तक ऑसिलेट कर सके और वेव बहुत दूर तक चल सके। ठीक है, वही लिखा हुआ है, लेस डिसिपेटिव फोर्स सो दैट वेव मूव्स लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है भैया, मिनिमम फ्रिक्शन, ये तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला कौन सी, इनर्शिया, सो दैट इट ओवरशूट दी मीन पोजीशन, सो दैट इट ओवरशूट दी, दूसरा इलास्टिसिटी, सो दैट द पार्टिकल रिस्टोर टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर वो नहीं होगा तो भैया पार्टिकल एक्सट्रीम पर तो जाएगा लेकिन मीन पर वापसी ऑसिलेशन नहीं हो सकती। तीसरा मिनिमम फ्रिक्शन, ठीक है, लेस फ्रिक्शन रहेगा तो पार्टिकल का ऑसिलेशन बहुत देर तक होगा और वेव बहुत दूर तक जाएगी। मैकेनिकल वेव की बात करते हैं भैया, मैकेनिकल वेव क्या होती है, तो ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल वेव, वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, मीडियम फॉर देयर, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया, ठीक है, द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड, प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल वेव। वाटर वेव मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव होती है वो वेव जो भूकंप के दौरान में आती है, अर्थक्वेक वाली वेव, ठीक है।
तो ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, जिनको चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अगला टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के कितने टाइप होते हैं, तो भैया पहली क्या है, ट्रांसवर्स वेव। क्या है, कैसी वेव होती है भैया, जिसमें वेव की मोशन और पार्टिकल की मोशन एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जिसमें पार्टिकल वेव की मोशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। फिर क्या कहते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव की मोशन ऐसे हो रही है ना, तो पार्टिकल की भी मोशन क्या होगी, ऐसे हुई होगी, ऐसे पार्टिकल पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, यानी पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन सेम डायरेक्शन में होती है, तो उसे क्या कहते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और पार्टिकल की मोशन वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होती है, ऐसी वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो यहां लिखा हुआ है ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, द वेव मोशन इज इन विच द पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू दी वेव मोशन। पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वेव की ऐसी मोशन है, ठीक है। पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे तबले की मेम्ब्रेन में आप चोट मार दो तो वेव क्या होती है, तबले की मेम्ब्रेन मारोगे तो वेव ऐसे आगे बढ़ेगी, लेकिन मेम्ब्रेन क्या होगी, ऐसे ऑसिलेट करेगी, है ना। अगला क्या करें, गिटार की स्ट्रिंग, गिटार की स्ट्रिंग में जैसे आप जर्क दोगे तो वेव ऐसे आगे बढ़ेगी, लेकिन पार्टिकल क्या करेगा, है ना, जर्क दोगे तो ऐसे ही ऑसिलेट करता ना गिटार की स्ट्रिंग। तो ये भी कैसी है भैया, ट्रांसवर्स। फिर आता भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन एक ही डायरेक्शन में होती है, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया, लॉन्गिट्यूड। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है साउंड। मैं बोल रहा हूं, आप तक आवाज जा रही है, जिस वेव के थ्रू जा रही है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें क्या होता है कि वेव कैसे आ रही होगी, आपकी तरफ जा रही है, पार्टिकल भी कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा, आपकी तरफ ही कर रहा होगा, आपकी तरफ मेरी तरफ, आपकी तरफ मेरी तरफ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑसिलेट पर पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब कि वेव की डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल मतलब वेव की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, वेव मोशन कहते हैं। ये क्या है, वेव मोशन, और ये क्या है, पार्टिकल। तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, इस तरीके, ठीक है। पार्टिकल मोशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेव मोशन, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। मोशन ऑफ साउंड इन एयर, मोशन ऑफ साउंड इन वाटर, ये किसके एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। ये ध्यान रखना, नोट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। इस नोट को आप ध्यान रखोगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या कह रहे हैं, मीडियम थ्रू विच द ट्रांसवर्स वेव, भाई प्लीज, मीडियम थ्रू विच द ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट, वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्टेड ट्रफ। देखिए ट्रांसवर्स वेव जहां पर चलती है उस मीडियम में क्या बनाती है, क्रस्ट और ट्रफ बनाती है। क्रस्ट मतलब जब मीन से ऊपर जाएगी, जब एक्सट्रीम आपका मीन से ऊपर रहेगा, जब एक्सट्रीम आपका नीचे रहेगा तो क्या बनेगा, ट्रफ। जब एक्सट्रीम मीन से नीचे रहेगा तो ट्रफ, एक्सट्रीम जब मीन के ऊपर रहेगा तो क्रस्ट। दे इन्वॉल्व चेंज इन शेप ऑफ द मीडियम, इसकी वजह से मीडियम की शेप क्या होती है भैया, चेंज हो जाती है। सो दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम विच हैव रिजिड एज सॉलिड एंड द स्ट्रिंग कैन बी सस्टेन शेयरिंग। अब देखिए ये सुन लीजिए, इसको मतलब समझिए, कह रहा भैया जिस मीडियम में आपकी ट्रांसफर वेव चलती है, आपको पहले बता दिया मीडियम के पास तीन प्रॉपर्टी होती है, एक क्या होता है, इनर्शिया, दूसरा क्या होता है, ठीक है, और तीसरा मिनिमम फ्रिक्शन। रीजन पता है क्यों क्या होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भैया जिस मीडियम के अंदर ट्रांसफर वेव प्रोपोगेट करती है, ठीक है, किसकी फॉर्म में करती है, क्रस्ट और रफ की फॉर्म में करती है, तो इसका मतलब उस मीडियम की शेप लगातार क्या होती है, चेंज हो रहती है। सो दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम, इसी वजह से वो क्या होती है, मीडियम में आगे ट्रांसमिट हो पाती है, ठीक है। तो इसलिए मीडियम क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिजिड, मतलब अपनी शेप को चेंज ना करे, मतलब इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत अरे वही मतलब जो पीछे बताया ना मैंने कि मीडियम कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होगा तो अपनी शेप को रिगेन कर पाएगा, ठीक है। चेंज होने के बाद रिगेन कराएगा तभी पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो ट्रांसफर वेव इसी फंडे पे चलती है कि मैंने एनर्जी दी, एनर्जी देने की वजह से पार्टिकल कहां गया, ऊपर,
फिर कहा आया नीचे। ये क्यों आया? क्योंकि पार्टिकल अपनी शेप चेंज कर सकता है, साथ साथ में खुद को रिस्टोर भी कर सकता है। तो ट्रांसफर वेव इसी वजह से किसी मीडियम में चलती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, पानी की बात करता हूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पानी की सरफेस पे क्या बनती है आपको पता है? मेम्ब्रेन। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। और मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आप एनर्जी देते हो, तबले की मेम्ब्रेन में एनर्जी दोगे तो कैसी वेव बनती है वहां पर? ट्रांसवर्स वेव। कैसी बनती है? यानी पानी के ऊपर भी अगर कोई मेम्ब्रेन है और वहां पर पत्थर फेंकोगे तो वहां पर भी कैसी वेव बनेगी? आपने देखा होगा इस तरीके से पानी में बनती है वेव, और इस तरीके की वेव को हम क्या कहते हैं भैया? ट्रांसवर्स वेव। क्यों? क्योंकि भैया पार्टिकल कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। कभी ऊपर वेव की मोशन ऐसे हो रही है, लेकिन पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। यानी यहां लिखा हुआ ड्यू टू सरफेस टेंशन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड्स टू मेंटेन इट्स लेवल, सो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी फॉर्म्ड ओवर द लिक्विड सरफेस। लिक्विड की सरफेस पे एक मेम्ब्रेन होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर वहां पर आप कोई एनर्जी दोगे तो मेम्ब्रेन क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। उसमें जिस तरह की वेव आती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? ट्रांसवर्स। लेकिन पानी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है, देखिए भाई समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पानी के अंदर है, ठीक है, आपने यहां से एनर्जी दी तो पार्टिकल क्या हो गए? एनर्जी देने की वजह से पास पास चले जाते हैं, फिर पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर चले जाते हैं, फिर पार्टिकल क्या होते हैं? ये एनर्जी आगे बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे आपने एनर्जी दी, उसकी वजह से ये लेयर क्या होगी? पास पास में आ गई। जो आपके फ्लूइड की लेयर होती है वो क्या होती है? पास पास में आती है, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी की वजह से क्या होती है? वो लेयर्स क्या होती है? एक दूसरे से फिर दूर जाती है। जब ये दूर जाएंगी तो ये एनर्जी क्या होगी? आगे ट्रांसफर होगी, जिसकी वजह से फिर लेयर क्या होगी? पास पास में आती है। फिर क्या होती है? इलास्टिसिटी की वजह से फिर क्या होगी? दूर दूर चली जाएंगी, फिर एनर्जी आगे बढ़ जाएगी। अब लेयर फिर क्या होगी? पास पास। इसे कहते हैं कंप्रेशन, इसे कहते हैं रेयर फ्रिक्शन। इसे कहते हैं कंप्रेशन, इसे कहते हैं रेयर फ्रिक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरीके से चलती है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव आपको बता दिया, परपेंडिकुलर पार्टिकल ऑसिलेट करता है और वेव लगातार क्या होती है? आगे आपकी बढ़ती रहती है। तो ये ध्यान रखना, वाटर की सरफेस पे हमेशा कैसी वेव बनेगी? ट्रांसवर्स। क्यों? मेम्ब्रेन बनती है, किस लिए? सरफेस टेंशन की वजह से। लेकिन पानी के अंदर कौन सी बनती है? लॉन्गिट्यूडनल। ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। देखिए, मीडियम थ्रू विच द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपोगेट। जिस मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट करती है उस मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? वहां पर मैंने बताया ट्रांसफर वेव जहां चलती है वहां पर मिनिमम फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी और इनर्शिया, ये होना चाहिए। मीडियम रिजिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ठीक है। लेकिन ये देखिए यहां पर क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड दो इन्वॉल्व इन चेंज इन वॉल्यूम। देखिए भैया, दूर दूर जाती है, एक्सपेंड जहां पे रेयर फ्रिक्शन होता है वहां पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। और जहां कंप्रेशन होता है वहां पर वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है, लेकिन डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी उस मीडियम के पास क्या होना चाहिए? बल्क मॉडुलस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बल्क। तो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, मीडियम, ऑल द मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन सस्टेन द कंप्रेशन स्ट्रेस, so the longitudinal waves can be transmitted through all the three medium। कह रहा भैया तीनों के पास कुछ ना कुछ बल्क मॉडुलस होता ही है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे क्या। सॉलिड के पास सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो सॉलिड के अंदर सबसे अच्छे से चलती है। गैस का सबसे कम होता है, तो इसलिए साउंड की रफ्तार आपने देखी होगी गैस में काफी कम होती है। कितनी? 335 मीटर। और स्टील में देख लो, स्टील में पता कितनी होती है? 2000 मीटर से ज्यादा। समझ गए? तो वही कह रहा है कि भैया जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसको चलने के लिए कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या बनता है? कंप्रेशन और रेयर। कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। रेयर फ्रिक्शन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। तो ये चीज तो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। सॉलिड में तेजी से होता है, इसलिए सॉलिड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? तेज चलती है। गैस के अंदर ये चीज प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है, तो गैस के अंदर ये चीज क्या होती है? कम होती है। इसलिए ट्रांसफर वेव तीनों मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम में चलती है। ट्रांसफर वेव वही चलती है जो मीडियम कैसा? इलास्टिक, ठीक है, मिनिमम फ्रिक्शन ऑफर करे, समझ गए? तो उसके अंदर ही ट्रांसफर वेव चल सकती है, ये ध्यान रखना। सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन। पहला क्या है भैया?
एम्पलीट्यूड। आपको पता भैया मीन से एक्सट्रीम के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया? एम्पलीट्यूड कहते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है भैया? मीटर होती है। क्या होती है? मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी को, सेपरेशन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन के टाइम को हम क्या कहते हैं भैया? टाइम पीरियड कहते हैं। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑसिलेशन कब होती है? जब पार्टिकल ऊपर जाए, नीचे आए, फिर नीचे जाए और देन फिर ऊपर आ जाए। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है भैया नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में जितनी भी साइकिल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फिर आता है भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? ठीक है भैया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको बता रखा है ओमेगा, ये सब जानते हो, तो इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा। फिर आता है भैया वेवलेंथ। क्या आता है? तो एक साइकिल, देखिए आपको पता वेवलेंथ में आपने पढ़ा होगा, दो क्रस्ट के बीच की दूरी है दो, इसे वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखना, एक वेव बनने में जो वेवलेंथ कवर करती है उसे भी हम क्या कहते हैं भैया? वेवलेंथ कहते हैं। कैपिटल टी यहां से यहां तक, यहां पे टाइम क्या होता है? 0, और यहां पे टाइम क्या होता है? कैपिटल टी। इसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो इस टाइम में जितना भी डिस्टेंस वेव कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। ठीक है, और किससे नोट करते हैं भैया? लैम्डा से। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। ठीक है, यहां पर दूसरी भी डेफिनेशन लिखवा रखी है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स इन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होती है? ये होगी कंप्लीट ऑसिलेशन। इसमें जो डिस्टेंस कवर किया उसी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये मामला अलग होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? ये क्या हुआ? रेयर फ्रिक्शन, सॉरी ये होता है कंप्रेशन, और ये होता है आपका रेयर फ्रिक्शन। ठीक है, फिर ये क्या होता है? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन, कंप्रेशन या रेयर फ्रिक्शन, रेयर फ्रिक्शन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया? वेवलेंथ कहते हैं। वही लिखा हो, बट इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रिक्शन। इनमें फ्रिक्शन लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए क्रस्ट, ये क्या है? कंप्रेशन, ये क्या है? रेयर फ्रिक्शन। कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन। तो दो कंप्रेशन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया? वेवलेंथ कहते हैं। अब सुनिए वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर क्या होता है भैया? तो 1 मीटर में जितनी वेव बन जाए, 1 मीटर में, ये मान लीजिए यहां से एक 0 है और यहां पर क्या 1 मीटर है, यहां पर कितनी वेव बन गई है? कितनी बनी है? 1 2 3 4। वेव नंबर क्या होगा? 4। क्या होगा? 1 मीटर में टोटल जो वेव बनती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अब देखिए वेव नंबर को वी डैश से लिखते हैं। आपने शायद केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो 1 मीटर में बनने वाली कुल वेव नंबर को हम क्या कहते हैं भैया? वेव नंबर कहते हैं। अब देखिए सुन लीजिए, लैम्डा मीटर में कितनी वेव बनती है? 1। अब जिसकी वेव की लेंथ लैम्डा मीटर हो उसमें कितनी वेव बनी है? 1। तो 1 मीटर में कितनी वेव बनेगी? 1 बाय में लैम्डा। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? वेव नंबर। 1 मीटर बनने वाली कुल वेव को हम क्या कहते हैं? इधर देख लो भाई, वेव नंबर कहते हैं। इसको वी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 बाय में लैम्डा होता है। फिर आता है एंगुलर वेव नंबर। क्या आता है? और इस चीज का इस्तेमाल आप पहली बार करोगे, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वेव नंबर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर में जितना एंगल कवर करती है, 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना एंगल कवर किया बताओ मेरे को, कोई बताए, बताइए कितना एंगल कवर किया? मान लीजिए डिस्टेंस 0 है और यहाँ पे 1 मीटर है, तो यहां से यहां तक के में कितना एंगल बनाया? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 6 पाई। 6 पाई का एंगल बना है। तो एंगुलर वेव नंबर क्या होगा? 6 पाई। क्या होगा? 1 मीटर में बनने वाले कुल एंगल को हम क्या कहते हैं भैया? एंगुलर वेव नंबर। क्या कहते हैं? और इसका एक और नाम होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या होता है? ये ध्यान रखना। आप देखिए सुन लीजिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। अब कैसे आया? तो मैंने बोला भैया लैम्डा मीटर के अंदर कितनी वेव बनती है? कितना एंगल होता है? जिस वेव की लेंथ इतनी लैम्डा होती है वो कितना एंगल कवर करती है? तो 1 मीटर में कितना वेव बनेगा, एंगल बनेगा? 2 पाई अपॉन में, देखिए लैम्डा मीटर में इतना एंगल बनता है, तो 1 मीटर में कितना एंगल बनेगा? इसी को हम क्या कहते हैं भैया? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। या देखिए भाई, तो एंगुलर वेव नंबर का मतलब मैंने बताया था भैया कि 1 मीटर में, या फिर एंगुलर वेव नंबर को अगर मैं नॉर्मल नंबर की बात करूं
तो 1 मीटर में जितनी भी वेव आती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव नंबर कहते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 1 मीटर है। इसके अंदर जितनी भी वेव बन जाए, ठीक है, वही क्या होता है भैया, वेव नंबर होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर कितनी वेव बनी है, 1, 2 और 1.5, यानी वेव नंबर कितना है भैया, 1.5 है। क्या है यार, नंबर कभी 1.5 नहीं होता, पूरा कंप्लीट ही होगा। तो इतना ध्यान रखना, कंसेप्ट क्या है इसका, कि 1 मीटर में जितनी भी, लैम्डा मीटर में कितनी वेव बनती है, जब लैम्डा मीटर तो उसमें केवल एक ही वेव बनती है। लैम्डा मतलब एक वेव, 2 लैम्डा मतलब 2 वेव, ठीक है। तो 1 मीटर में कितनी वेव बनेगी, 1 बाय में लैम्डा। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। समझ गया। अब एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर का, या प्रोपोगेशन कांस्टेंट कैसे लिखते हैं इसको, कि 1 मीटर में जितना भी एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर वेव नंबर। 1 मीटर में जितना भी एंगल बनेगा उसी को एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। कितना एंगल बन रहा है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई, तो एंगुलर वेव नंबर क्या होगा भैया, 4 पाई के बराबर होगा। क्या होगा, तो 1 मीटर में जो भी एंगल बने उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। मैंने आपको बताया भैया कि अगर मैं बात करूं लैम्डा मीटर में कितनी वेव एंगल बनता है, 2 पाई का, क्योंकि एक वेव बन जाती है, एक वेव बनने में 2 पाई का एंगल होता है। तो 1 मीटर में कितना वेव एंगल बनेगा, 2 पाई अपॉन में लैम्डा। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसे कहते हैं एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू जाने 2 पाई अपॉन में लैम्डा। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो भैया आपको पता है भाई प्लीज, एक वेव कब कहता हूं, जब ऐसे हो जाता है। अच्छा, जब एक वेव बनती है तो टाइम कितना होता है, कैपिटल टी, और लेंथ कितनी कवर करती है, लैम्डा। तो आपको फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव लेंथ के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर मैं बात करूं वेव वेलोसिटी को, तो उसको v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्पीड वेलोसिटी की बात है, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, लैम्डा, और टाइम में कितना किया, कैपिटल टी। तो भैया आपको बता दूं, लैम्डा 1 बाय में कैपिटल टी, 1 बाय में कैपिटल टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेव वेलोसिटी क्या होगी, लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लाइट की स्पीड पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लाइट की स्पीड क्या होती है, सी होती है। वो लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के क्या आता है, बराबर आता है। आपने इसको भी देखो, सी इक्वल्स टू में लैम्डा इंटू में एफ, है ना, वो यहां से है। अब यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन रखा है नीचे की तरफ, क्या दे रखा है भैया, देखिए कह रहा है हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल, साउंड कितनी दूर जाएगा यदि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256 हर्ट्ज। का मतलब होता है कि 1 सेकंड में इतनी साइकिल हुई है, 1 सेकंड में इतनी साइकिल हुई है। मेक्स 64 ऑसिलेशन, कितनी ऑसिलेशन कर रहा है वो, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ऑसिलेशन कितनी कर रहा है वो, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चलो भैया आपको पता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है भैया, 64 है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब वेलोसिटी कितनी है भैया, 320। तो एक काम करो भैया, फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना, 500, 256, और वेव की वेलोसिटी कितनी रखी है, 320। तो आप वेवलेंथ निकाल लोगे। वेवलेंथ क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, यानी 320 अपॉन में 256। ये वेवलेंथ आ गई, मतलब एक वेव की लेंथ इतनी है, एक वेव की लेंथ, और कितनी वेव बन रही है, एक वेव की लेंथ अगर इतनी है तो 64 वेव की लेंथ कितनी होगी, तो इतनी लेंथ कवर किया उसने। नहीं समझे, एक वेव की लेंथ की, हमें वेलोसिटी रखी थी, वेव की फ्रीक्वेंसी रखी थी, हमने एक वेव की लेंथ निकाल दी। लैम्डा क्या होता है, एक वेव की लेंथ। कितनी वेव बन रही है, 64 वेव बन रही है, तो कितनी लेंथ होगी, लेंथ कवर्ड बाय 64 वेव। तो क्या होगा, 64 इंटू में एक वेव की लेंथ। लैम्डा आपको पता ही है भैया, यहां से डालना आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये रहा नीचे 80 मीटर आ गया आंसर, ठीक है। लास्ट पेज है। और आपको पता है भैया डायमेंशन एनालिसिस सब जानते हो अच्छे से। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, तो भैया देखिए साउंड की जो वेव होता जो वेव्स होती है आपकी, 2 वेव्स होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। उनकी वेलोसिटी हम इसी मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है, डिपेंडेंस वाले मेथड से, मतलब ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। किसके अंदर, मतलब खिंची हुई स्ट्रिंग है, जैसे
गिटार की स्ट्रिंग। तो भैया ये गिटार की स्ट्रिंग एक बोल्ट ये रहा, एक बोल्ट ये रहा, उसके बीच में बंधी हुई है ये रही, और आपने इसको जर्क दे दिया तो यहाँ पे क्या बन गई, वेव बन गई। क्या बन गई? तो कह रहा है जो वेव की वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? जितनी ज्यादा खिंची रहेगी स्ट्रिंग उतने ज्यादा टेंशन रहेगा, और वेव की वेलोसिटी भी क्या होगी उतनी ही, मतलब ज्यादा कम हो रही है, मतलब उसके डिपेंड करेगा टेंशन पे। जितनी ज्यादा टेंशन रहेगा, जितना खिंचाव रहेगा स्ट्रिंग के ऊपर, उसी हिसाब से क्या होगा, आपकी वेव की वेलोसिटी भी क्या होगी, इंपैक्ट रहेगा उसको। ठीक है, टेंशन पे। दूसरा मास, ये मास पर यूनिट लेंथ है। क्या ये? मान लीजिए पूरी रस्सी की लंबाई क्या 1 मीटर है, क्या है, और इसका कुल मास क्या है 2 kg, क्या है? तो जो स्मॉल m रहेगा ना वो होता है मास अपॉन में लेंथ, यानी 2 kg पर मीटर। ये निकाला गया एक्चुअली में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से डिवाइड किया गया, तब आपका स्मॉल m आया है। क्या है? ठीक है, तो भैया इन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी, टेंशन पे और स्ट्रिंग के मास पर यूनिट लेंथ पर, मास पर यूनिट। तो हमने इन दोनों को, टेंशन पे वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टेंशन, टेंशन यानी फोर्स, टेंशन यानी, और दूसरा मास पर यूनिट लेंथ पर। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने कंबाइन किया तो क्या हुआ, टी इज डायरेक्टली इक्वल टू टी टी एम। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, और जैसे ही कांस्टेंट लगाया तो टी की पावर क्या हो जाएगी, ए, एम की पावर क्या हो जाएगी, वी। ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। के का कोई डायमेंशन, टेंशन बोले तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। और ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी एम अपॉन में एल है, तो एम टी की पावर, एम एल की पावर, इसका डायमेंशन आ गया है ना, इसकी पावर बी थी तो बी लगा दिया। उसके बाद भाई प्लीज देखिए, बात मत कीजिए यार, देखो प्लीज, ठीक है। उसके बाद इधर एम, देखिए इधर एम है, एल है, टी है, लेकिन इधर केवल क्या है, तो इधर एम नहीं है तो एम जीरो कर दो। आपको याद है ना, जो चीज लेफ्ट साइड में रहती है उसको जीरो कर देते हैं। ये उधर हो गया, एम की पावर क्या है, ए है, एम की पावर क्या है, बी है, तो एम की पावर, एल की पावर ए है, एल की पावर माइनस बी, तो एल की पावर टी की पावर माइनस टू ए, लिख दिया, हो गया। अब उसके बाद मास से मास बराबर कर दो, लेंथ से लेंथ बराबर कर दो, टाइम से टाइम बराबर कर दो, कर दिया, काटा पीटी की। तो भैया पहली इक्वेशन बन रही है ये, दूसरी इक्वेशन बन रही है ये, और तीसरी इक्वेशन बन रही है ये। तो आप देख रहे हो भाई, यहां से ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। ये सारी वैल्यूज को क्या करो भैया, ये जो ए की वैल्यू आ रखी है और ये जो बी की वैल्यू आ रखी है, इन दोनों वैल्यूज को क्या करो भैया, क्या हाफ पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या रखी है, हाफ, और बी की वैल्यू क्या रखी है, माइनस हाफ। तो यहां पर हमने ए की वैल्यू हाफ और बी की वैल्यू माइनस हाफ पुट कर दी, है ना। और के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मेरे को पता है मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ठीक, ए की वैल्यू हाफ थी, बी की वैल्यू माइनस हाफ थी। जो पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव करने के लिए कहा ना, नीचे ले आओ। तो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, जब पावर हाफ होती है तो इसका मतलब वो अंडर रूट में होता है, तो टी भी अंडर रूट में है, एम भी अंडर रूट में है, तो क्या हो गया, होल अंडर रूट। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट टी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग अंडर रूट टी अपॉन में एम। टी क्या है, एम क्या है, ये डेरिवेशन हो सकता है आ जाए अगर पहले चैप्टर को भी ये घुसे, ठीक है। अब आता है भैया, ठीक है, इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर जो वेव बनती है ट्रांसवर्स वेव, वो किस पे डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला डिपेंड करती है भैया इलास्टिसिटी पे। सॉलिड जितना इलास्टिक होगा ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। भाई इलास्टिक ज्यादा होगा तो जल्दी से पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम से कहाँ आएगा, मीन की तरफ आएगा, फिर मीन से मतलब ऑसिलेशन तेज होगी, ऑसिलेशन तेज होने का मतलब वेव की वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ गए? तो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करा। दूसरा डेंसिटी पे, मीडियम की सॉलिड की डेंसिटी पे। जो सॉलिड जितना पक्का होता है, जितना हार्ड होता है, उसके अंदर वेव उतनी स्लो चलती है, और जो चीज जितनी हल्की होती है उसके अंदर उतना, यानी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का आपका डायमेंशन फॉर्मूला पता होगा, याद है। अब वही जो प्रेशर का होता है, वही जो क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर, नहीं नहीं, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। और डेंसिटी का क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, एम अपॉन में वॉल्यूम आएगा, ठीक है भैया। और वेलोसिटी का तो आपको पता ही भैया, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों पे डिपेंड कर रही थी। तो भैया कंबाइन करने के बाद क्या हुआ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया,
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया, ई की पावर क्या होगी ए, डेंसिटी की पावर क्या होगी बी। अब हमने भैया सबकी वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, वेलोसिटी का डायमेंशन, इलास्टिसिटी के का कोई डायमेंशन नहीं होता, उसके बाद ये क्या हुआ इलास्टिसिटी का प्रेशर के डायमेंशन के बराबर, पावर क्या है इसकी ए, डेंसिटी का। उसके बाद हमने देखा भैया कि एम की पावर क्या है ए है, एम की पावर बी है, तो एम की पावर एल की पावर माइनस ए है, एल की पावर -3 है, तो एल की पावर टी की पावर -2 है, और तो टी है नहीं, तो टी की पावर -2 है। इधर एम नहीं था, एम की पावर क्या कर दिया 0, ये इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो इक्वेशन 3 बन गई। सॉल्व किया तो ए की वैल्यू ये आएगी, बी की वैल्यू ये आएगी, तो जो ए और बी की वैल्यूज आई है यहां पुट करूं, यहां पुट करेंगे तो क्या होगा आपका, ये हो गया पावर। भाई प्लीज देखिए, पावर पॉजिटिव करने के लिए, पावर पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिया और दोनों की पावर अंडर रूट में है, तो इसलिए क्या होगा भैया आपका, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। 1 मिनट भैया, बस खत्म हो गया, अब नहीं है कुछ। अब मैं लिखवा रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, हाँ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन रोड, सीधा फॉर्मूला यही है, ठीक है, सेम डेरिवेशन होगी, वो होगा यंग मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, यंग मॉडुलस अपॉन में, ठीक है भैया। तो ये लगा लो 1/3 चैप्टर अपना निपट गया, थ्योरी, हाँ थ्योरी ज्यादा थी, 1/3, मतलब कि अपना जो ये रहेगा ना, ये 12 तारीख से खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया। तो इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, रिवाइज पक्का कर लेना, थ्योरी है।